नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्ती दौरा आज है और प्रभारी मंत्री खुशवंत साहिब भी सख्ती का दौरा कर सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रभारी मंत्री खुशवंत साहिब आज दोपहर 3 बजे धमनी हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से वो 3:05 पर हसौद के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जिले के हसौद में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल होंगे और डॉक्टर चिन्मय पांड्या के 7 मंच साझा करेंगे। इस अवसर पर सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें 140 जोड़े 7 फेरे लेंगे और मुख्यमंत्री नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। उधर बलरामपुर जिला कलेक्टर ने जिला कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। पिछली बैठक में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जिनमें नारेबाजी, कलेक्टर गेट जाम और हाईवे रोकने जैसी समस्याएं सामने आई थी। प्रशासन को आशंका है कि इस बार भी भारी भीड़ और तनाव की स्थिति बन सकती है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासकीय संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। तो प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर कार्यालय के दायरे में ये धारा 144 लागू की गई है और भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, भीड़ ना जुटे, इसलिए आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक राहुल अपने साथी के साथ खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे राहुल को गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आपको बता दें कि रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो ट्रैक्टर के पलटने से युवक की मौत का ये पूरा मामला है। खेत की ओर युवक ट्रैक्टर से जा रहा था, अचानक से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस पूरे हादसे में युवक की मौत हो गई। तो कहते हैं कि जिनके सिर पर माता पिता का हाथ होता है वो बच्चे बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनसे माता पिता की छाया उठ जाती है। धमतरी जिले में ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षक आगे आए हैं। नगरीय क्षेत्र के कुछ शिक्षकों ने गुरु छाया नाम से एक संगठन बनाया है, जो माता पिता से वंचित बच्चों की शिक्षा से लेकर रोजगार तक में मदद कर रहा है। इसी उद्देश्य से कुकरेल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता पिता से वंचित बच्चों का सम्मान किया गया और उन्हें शिक्षा में काम आने वाले आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। सिंहपुर जो हमारा काफी रिमोट एरिया में सिंहपुर हाई स्कूल स्थित है, मगर रोड, दक्षिण मगर रोड में ट्राइबल और पीपीटीसी एरिया में ये बसता है। ये स्कूल बेहद ही गौरव की बात है कि ये स्कूल में लास्ट ईयर 10वीं और 12वीं में 100% रिजल्ट लेके आए थे स्टूडेंट्स। जहाँ पे भी टीचर्स बोलते हैं कि दूरी का इशू है या स्टूडेंट्स का मनोभाव ठीक नहीं है या पेरेंट्स का, माता पिता का उदासीनता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैसे सिंहपुर 100% रिजल्ट लेके आ रहा है। इसके पीछे हमारे जो प्रिंसिपल साहब चंद्रा साहब और पूरा उनका एंटायर टीम, बहुत उनकी कड़ी मेहनत रहती है। पर्सनली भी विजिट किया हूँ सिंहपुर स्कूल में। जिस तरीके से उन्होंने पूरा समाज को एक साथ लेके आए, स्पेशली स्कूल के फंक्शनिंग के लिए, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से वो वहां पे पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग कराते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव को लाते हैं, ये मॉडल को हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं हमारे जिले के दूसरे स्कूल्स वगैरह में भी इसको लागू कराएं। इनमें ना बहुत अच्छा असर पड़ते सर। सबसे पहले तो ये है कि सर है ना हमला जागरूक करे कि मीटिंग बुलाई हाँ करके। जब हमारी मीटिंग आए ना तो हमला पता चली कि सर ऐसे बोले कि आप मन पढ़े लिखे, एक बात के बाद आप मन पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन अपन बच्चा के काफी खुद जांच सकते हो। तो हमन बोले कैसे सर? तो सर बताइए समझला कि जब सर हाँ साइन करते, राइट करते, गलत रहते या फिर गलत रहते हमें गलत के चिन्ह लगाते और जो सही रहते हमें सही के चिन्ह लगाते, तो जो पढ़े लिखे नहीं हो भी पहचान कर सकते हैं।
ऐसे बोले तो ठीक है सर। हमन भी वैसे जब बच्चा जाए ना स्कूल से तो हमन ओकर कॉपी खोलन और देखन, जो सही रहा हमें सही के चिन्ह रहा, जो गलत रहा हमें गलत के चिन्ह रहा। हाँ, पढ़ाई के समय हमारे रक्षा की ओर ध्यान जाता है तो सोचते हैं कि अभी अभी पढ़ाई करेंगे तो बाद में आराम करेंगे, ऐसे करके सोचते हैं। मतलब दिन रात मेहनत करके एक मतलब पढ़ेंगे करके सोचते हैं। मैं 95% लाने का टारगेट बनाई हूँ। इससे बहुत फर्क आया है सर। पहले ऐसे पढ़ाई नहीं होती थी। वहीं धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के सिंहपुर गांव का सरकारी स्कूल अब एक मिसाल बन गया है। स्कूल में प्रार्थना से लेकर पढ़ाई, लैब, लाइब्रेरी और खेलकूद की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर कक्षा में सीसीटीवी और अनुशासित बच्चे हैं। पिछले 2 सालों में इस स्कूल ने 100% पासिंग रिजल्ट दिया है। बच्चों और शिक्षकों ने एक एक परिवार से जुड़कर पढ़ाई में सुधार किया है। स्कूल परिसर हरियाली से भरा है, जहां पेड़ पौधों की सिंचाई भी खास तकनीक से होती है। पहले जहां बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, अब वहां 100% उपस्थिति और सफलता मिल रही है। इस मॉडल से पूरे समाज में सुधार आया है और जिला प्रशासन इसे अन्य स्कूलों में लागू करने की योजना भी बना रहा है। मेरे सामने चुनौतियां ये थी कि पालकों की उपस्थिति न्यून रहती थी। मैंने देखा 6 महीना तक केवल 3 पेरेंट्स ही आते थे। एसएमडीसी की बैठक होती थी उसमें नहीं आते थे। एक तो बड़ी चुनौती ये पालकों को लेकर के। दूसरा, बच्चों को लेकर चुनौती ये थी कि बच्चे एब्सेंट बहुत रहते थे। आते थे तो 2 पीरियड के बाद, 3 पीरियड के बाद और लंच के बाद तो मोस्टली भाग जाते थे और होमवर्क करके आते नहीं थे, इर्रेगुलर थे। ये 2 प्रमुख चुनौतियां थी मेरे सामने। क्योंकि परिवार में, गांव में, समाज में इस तरह का माहौल है तो स्वाभाविक बात है बच्चों पर उन पर तो असर होता ही था। और बच्चे लोग नशा पान करते थे तो पढ़ाई में उनका मन भी लगता था। ये तो सच्चाई है। सबसे पहले तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया स्टाफ के, शिक्षकों के साथ में। यदि बच्चों में बदलाव लाना है, पालकों में बदलाव लाना है, तो बदलाव की शुरुआत हमको स्वयं से करनी पड़ेगी। हम यदि डिसिप्लिन में रहेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे, तो बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे और पालक भी अनुशासन में रहेंगे। हम जब पढ़ाई कर रहे थे वो करीब 15 साल पहले यहाँ से पास आउट निकले हैं। उस समय जो पढ़ाई थी, टीचर की कमी और साथ ही साथ सुविधाओं का अभाव का सामना हम लोग कर चुके हैं। अब जो नए शिक्षा नीति के तहत यहाँ हम लोग नवाचार ला रहे हैं, उसमें हमारे प्राचार्य सर और मैं खुद सरपंच मिलकर इस योजना में हर बच्चे को फर्स्ट डिवीजन पास करने की बीड़ा उठाए हैं। उधर मुंगेली नगर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से जारी है। नगर पालिका से बिना अनुमति लिए कॉलोनाइजर पंडरिया रोड स्थित स्वर्ण वाटिका सहित कई कॉलोनियों में सीसी रोड का निर्माण कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को लुभाकर जमीन बेच रहे हैं। पूर्व में प्रशासन ने इन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते निर्माण रुका नहीं। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन अब भी अवैध निर्माण जारी है। नगर पालिका अधिकारी ने कहा है कि किसी को अनुमति नहीं दी गई है। अवैध कॉलोनियों से सरकार को राजस्व हानि और लोगों के जीवन को खतरा हो रहा है, इसलिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। देखिए, अगर कोई अवैध प्लाटिंग है शहर में, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पहले भी होते रहा है, अब तो सरकार और इस मामलों को लेकर सख्त है। आपने बात सख्त ज्ञान में लाए, मैं स्वयं निरीक्षण कर उस पर कार्रवाई करूंगा। अगर अवैध कभी सीसी रोड टूटेगा वहां का, हम शीघ्र करेंगे। अभी SIR काम में आजकल भिड़े हुए हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अवैध कॉलोनी शहर क्षेत्र में कहीं पर भी हो, उसके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। शासन सख्त, हमारे कलेक्टर साहब भी इस विषय में निर्देश दे चुके, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, उधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद जैसे लोगों को अपने मजहब की हकीकत को समझना चाहिए, जो वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गाने से मना करता है, लेकिन चुनाव के समय वोट पाने के लिए बिना नहाए मंदिर जाकर पूजा की थाली थाम लेते हैं, लंबा त्रिपुंड लगवा लेते हैं और देवी जागरण में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तुम्हारे मजहब में मूर्ति पूजा और राष्ट्रगीत गाना मना है तो फिर ये सब वोट के लिए क्यों करते हो। ये दोहरे मापदंड और स्वार्थी रवैये की मिसाल है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। विधायक ने इसे मजहब से बेईमानी और स्वार्थ का परिणाम बताया, जो भारत के विभाजन जैसी घटनाओं का भी कारण रहा है।
मजहब के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे कि हिंदुस्तान के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे, ये एक सवाल है। और इसलिए आरिफ मसूद जैसे लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जब तुम्हारा मजहब वंदे मातरम गाने के लिए मना करता है तो वोट के खातिर तुम बिना नहाए धोए मंदिर में जाकर पूजा की थाली पकड़ लेते हो, लंबा त्रिपुंड लगवा लेते हो, वो तब तुम्हारा मजहब आड़े नहीं आता। तुम्हारा मजहब मूर्ति की बदनामी करना मना है ना, तो वोट के खातिर चुनरी ओढ़ रहे हो, वोट के खातिर देवी जागरण में जा रहे हो, वोट के खातिर आरती कर रहे हो मंदिरों में घुसकर, और राष्ट्रगान गाने के लिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए तुम्हारा मजहब मना कर रहा है। धन्य रे मजहब के मानने वालों, अरे जब मजहब से ही तुम बेईमानी करने पर उतरे हो, स्वार्थी लोग हो, इसके ही कारण तो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ है। पहले जिन्ना का स्वार्थ आड़े आया तो देश का विभाजन हुआ, और आज तुम जैसे कांग्रेसी फिर 150 साल पर जब पूरा विश्व, पूरा भारत वंदे मातरम की यशोगाथा गा रहा है और तुम वंदे मातरम गाने से मना कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये सुधर नहीं सकते। वहीं भोपाल के रॉयल मार्केट जीपीओ के सामने एक कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। कार चला रहे व्यक्ति ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफलता हासिल की। तो घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। तो भोपाल में ये घटना सामने आई है जहां पर एक कार में अचानक से आग लग गई। वहीं कार सवार ने मुश्किल कार से उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था एक बार फिर एक बड़े विवाद में घिर गई है। अब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले केवल 5 दिन पहले ही मंत्री के जीजा को इसी मामले में पकड़ा गया था। लगातार 2 गिरफ्तारियों ने प्रदेश में नशे के कारोबार और सत्ता के बीच संभावित गहरे संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया ने इस पर सवाल उठाए तो मंत्री प्रतिमा बागरी ने पत्रकारों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग। लेकिन सवाल यह है कि जब मंत्री के सबसे करीबी रिश्तेदार नशे के धंधे में शामिल पाए जाएं तो क्या सवाल पूछना गलत है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग को मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। और आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। जो केस हुआ, जो ड्रग्स के आसपास था, उसमें विश्वास सारंग के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता निकला कि नहीं निकला? जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो। खजुराहो में जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो भ्रष्ट सरकार है, लगातार 20 साल से आप देखेंगे, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आपके क्वालिटी के मानक हों, किसी भी विभाग के, उसमें जो फेल सरकार है और भ्रष्टाचार में तो इतनी बुरी तरह से लिप्त है कि खजुराहो में 2 दिन से इनकी कैबिनेट की पिकनिक चल रही है। ये बैठक नहीं, पिकनिक है इनकी, परिवार सहित सारे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, और वहीं पे एक गरीब परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। कि होटल में, जो गौतम होटल है, रिसोर्ट है, वो भाजपा के नेताओं का रिसोर्ट है, और उसमें लोगों को जहर कैसे गया खाने में, जो लगभग 10-11 लोग उसमें एडमिट हुए हैं अस्पताल में, और लगभग 4 लोगों की तो पुष्टि हो गई है मौत की। अभी बता रहे हैं कि 5 की भी मृत्यु हो चुकी।
वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र की विधायक रामसिया भारती ने बमनोरा से हीरापुर तक जाने वाली सड़क पर जारी पैचवर्क की घटिया गुणवत्ता और लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस सड़क हिस्से का निरीक्षण करते हुए विधायक ने देखा कि सड़क का एक हिस्सा इतना खराब था कि उन्होंने उसे हाथ से रगड़ा तो अन्य निर्माण सामग्री उखड़कर उनके हाथ में आ गई। इस दृश्य ने विधायक को गहरा आहत किया और उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को फोन पर फटकार भी लगाई। ये बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है। मैं अभी ये जो हीरापुर से बमनौरा पहुंच मार्ग है उस पर ही मैं खड़ी हुई हूँ, उसी को मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से निर्माण चल रहा। यहाँ मैंने आकर के जो देखा है कि बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है कि हाथ में रोड से कोई भी चीज़ उठा लो तो हाथ में आ जा रही है ऐसा। और मेरी बात भी हुई है अभी, तो मैंने बात की उनसे, तो उनका यहाँ भी सुना मैंने लोगों से कि उनको जवाब आया ठेकेदार का कि अगर आपको डलवाना हो तो आप डलवाएं। मतलब सरकार करना क्या चाहती है जनता के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से आप कितना मटेरियल रोडों के लिए दे रहे हैं, सड़क बनवाने के लिए दे रहे हैं, पर यहाँ हो क्या रहा है? यही तो धरातल पर मैं तो अपने आप सबके माध्यम से मैं ये बात बिल्कुल ऊपर तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कम से कम धरातल पर हो क्या रहा है इसे तो देखें। धरातल पर कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 15 मूक बधिर और बहरे लोग, जिन्हें उनकी ही एक कथित भरोसेमंद साथी ने पैसा डबल करने के झांसे में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया, न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इन पीड़ितों ने अपने वकील के साथ मिलकर एसपी कार्यालय के दरवाजे खटखटाए ताकि उनके साथ हुई इस घिनौनी धोखाधड़ी का उचित संज्ञान लिया जाए। वहीं छतरपुर जिले के खुजराहो में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां फूड पॉइजनिंग के कारण 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना 8 दिसंबर को हुई जब होटल गौतम में काम करने वाले कई कर्मचारियों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले खुजराहो और फिर छतरपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतकों का राजनगर और ग्वालियर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और उनके बिस्तरे को जांच के लिए सागर भेजा जाएगा ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने इस मामले में होटल गौतम मैनेजमेंट के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अधिक से अधिक मदद करेंगे। हमें उन्होंने कहा तो मैं आया माँ की चिंता नहीं, हम तो वैसे भी अगर घटना तो हम खड़े रह सबके सुख दुख में जो भी परेशानी है, तुम्हारी परेशानी बुझा हमारी ना तो हम लोग चाह रहे थे कोई वो चाह कोई ना तो खजाब को चाह न पड़ोसी। खजुराहो में जो 3 अभी जो गौतम रिजॉर्ट में खाना खाने से जो 3 लोगों की मौत हुई थी उसमें पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दिया गया है और पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करी है और जिसमें फूड सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए थे उनकी भी टेस्टिंग के लिए और जो बॉडीज़ के जो पोस्टमार्टम हुए उसमें विजरा प्रिजर्व करके उनको डिस्पैच करा दिया गया है FSL में और इसमें आगे जांच सही तरीके से चल रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाणा स्थित एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। विमान के ब्रेक न लगने से वो रनवे से फिसलकर रफ एरिया में चला गया। विमान के रुकते ही वो डिसबैलेंस होकर एक तरफ झुक गया। हालांकि हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार सागर के ढाना हवाई पट्टी पर बुधवार प्रशिक्षु विमान उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। डबल सीटर विमान ने जैसे ही लैंडिंग के दौरान रनवे को छुआ तो उसके ब्रेक नहीं लगे। वो रनवे पर फिसलते हुए तय एरिया से आगे बढ़कर रफ एरिया में पहुंच गया। यहाँ विमान एक झटके से रुका और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो एक तरफ झुका और उसकी नोज जमीन से टकरा गई। हादसे में विमान में हल्की टूट फूट की जानकारी निकलकर सामने आई है। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वाड के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बांद्री और मालथौन के बीच हुआ। थाना प्रभारी के अनुसार मुरैना से ड्यूटी पर जा रहे जवानों का पुलिस वाहन एक तेज रफ्तार कंटेनर से जोरदार टक्कर में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्यों के लिए तुरंत मौके पर पहुंची। एक एक्सीडेंट जो हुआ था आज सुबह, उसमें
5 लोग जो थे, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के थे, वो अपनी ड्यूटी से जब रिटर्न कर रहे थे बालाघाट से मोरेना की तरफ जा रहे थे, तो उसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसमें राजीव चौहान करके जो उम्र 42 इयर्स के थे, उनको वो सीरियसली इंजर्ड थे। तो उनको ऑनरेबल सीएम के निर्देशानुसार उनको एयरलिफ्ट किया गया है और उनको अभी हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका बेहतर उपचार हो। और अभी करंटली वो डेंजर से बाहर ऐसी डॉक्टर्स ने बताया है और हम लोग बेहतर उपचार के लिए हम लोग उनको शिफ्ट कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। इसी तारतम्य में आज की ये जो टेक ऑफ हुआ एम्बुलेंस में हम लोग उनको। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धिरौली कोल ब्लॉक में जंगल कटाई और आदिवासी विस्थापन को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ टीम ने स्थानीय आदिवासियों से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना पर्यावरणीय और सामाजिक अनुमति के क्षेत्र में जल जंगल जमीन नष्ट कर उद्योगपतियों के पक्ष में प्रशासन काम कर रहा है। कांग्रेस ने कानूनी और जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेड़चल कर रहा है कि जो झाड़ कटते हैं, पेड़ कटते हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। शिवराज चौहान इसी के मंत्री कई दिनों से पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हम चेक करने आए, देखने आए, आदिवासी भाइयों से मिलने आए। किस कानून के तहत हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं इसका पता नहीं है। 1000 ट्रक इसी सड़क से रोज निकलते, 1000 ट्रक कोयले के रोज निकलते अडानी जी के। आस पास के लोगों को दमा हो गया, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चा खाने के साथ साथ कोयला खा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ से जो जंगल इस खदान की तरफ आ रहा था, कई लोग मशीनें लेके लकड़ी काटने की भाग रहे, मैंने उसके वीडियो भी बनाए हैं। ये तो सच है कि चोरी छुपे जंगल काटे जा रहे हैं, जो आपको परमिशन मिली उससे ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है अडानी पे। एक तरफ नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में पेड़ लगाते हैं और यहाँ अडानी के से पेड़ कटवाते हैं। देखिए, कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? हर साल रिवाइज होता है। कई गांव के अंदर गाइडलाइन में बदलाव है, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक गड़बड़ी है सरकार की तरफ से। सरकार, मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार, जिस प्रकार से आपने देखा पुलिस फोर्स लगाई गई, जिसमें कि हम लोग तो सिर्फ मिलने आए थे उन गरीब किसान आदिवासियों से। वहीं टीकमगढ़ में मातृशक्ति संगठन ने एक सराहनीय पहल करते हुए 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया, जो इस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए गए जनसेवा कार्यों का अनूठा उदाहरण है। ये पहली बार था जब महिलाएं इस तरह के जनसेवी कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। समारोह में नवविवाहिता दहेज के रूप में बेड, सोफा, टीवी सहित सभी आवश्यक घरेलू सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए गए, ताकि नव दंपतियों को आर्थिक भार से राहत मिल सके और वो एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सके। देखिए, मातृशक्ति संगठन जो है टीकमगढ़ का एक बहुत ही नेक उद्देश्यों को लेकर चलने वाला संगठन है। सामाजिक कार्य में वो लोग लगे हुए हैं और मैंने कई बार देखा है वहाँ पर वो बहुत अच्छा एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं और साथ ही साथ समय समय पर वो ऐसी सामाजिक गतिविधियों को हाथ में लेते रहे। आज उनके द्वारा एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम सभी लोग देख सकते हैं कि 8 जो है दूल्हा और दुल्हन इसमें शामिल हुए हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हुए हैं। सबके लिए बहुत ही अच्छी विधि विधान से पूजा के साथ सारे संस्कारों को निभाते हुए उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। साथ ही साथ टीकमगढ़ जिले के जो और भी नागरिक आए हैं, सभी लोगों के मन में बड़ा उल्लास है और दूल्हा और दुल्हन को बहुत सारा परिवार के लिए जितना आवश्यक सामान होता है, उतनी उनकी गृहस्थी के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत है, वो सारी की सारी लगभग इस यहाँ पर संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और इसमें न केवल मातृशक्ति संगठन बल्कि टीकमगढ़ के बहुत सारे ऐसे समाजसेवी संगठनों का और नागरिकों का भी योगदान है, जो परोक्ष रूप से सामने आकर या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान दे रहे हैं। मैं सभी जो नवविवाहित युगल है उनको मैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। साथ ही मातृशक्ति संगठन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उन्होंने ऐसा एक अच्छा आयोजन किया, जिसकी वजह से ये सामूहिक रूप से ये विवाह का कार्यक्रम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।